अब तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा नहीं, चौथा पार्ट है। पहला पहले पहले का लिया था, फिर 42 मिनट का किया है, फिर 28 मिनट का। चौथा पार्ट है, फर्स्ट यूनिट का चौथा पार्ट है। फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या होता है? मालिश के प्रेशर मैनुपुलेशन मैनुपुलेशन के अंतर्गत कितने प्रकार की मालिश होती है? 3 प्रकार की मालिश होती है। मालिश में प्रेशर मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितने प्रकार की मालिश आती है? ये भी 4 प्रकार की आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन काल में मरीजों के इलाज के लिए मालिश का प्रयोग कौन सी चिकित्सा वैज्ञानिक करता था? हिप्पोक्रेट्स करता था। फिजिकल टूर्नामेंट चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता है? फिजियोथेरेपी के नाम। वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है? क्रायोथेरेपी है। वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें ठंडे व गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है? कॉन्ट्रास्ट बाथ। वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है? पैराफिन बाथ। कोल्ड सरफेस में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एथीन क्लोराइड मीथेन का प्रयोग किया जाता है सरफाई में। ठीक है, किस चिकित्सा विधि में तरण शीतलता नामक सिद्धांत का प्रयोग किया? भंवर स्नान में। किस चिकित्सा विधि में ठंडे पानी में चोट लगे अंग को डुबाकर अभ्यास करा जाता है? क्रायोकाइनेटिक में किया जाता है। इंफ्रारेड किरणें निकालने के लिए किन 2 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशयुक्त अप्रकाशयुक्त का प्रयोग किया जाता है। किस चिकित्सा विधि में सूर्य की किरणों का प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का। वह कौन सी विद्युत चिकित्सा विधि है जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है? डायाथर्मी को उसके विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से उत्पन्न तरंगों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर कितने प्रकार को बांटा गया है? 3 प्रकार से बांटा गया है। विद्युतीय चिकित्सक तरीकों में शॉर्ट वेव डायाथर्मी के अंतर्गत उपचार की कौन सी विधि होती है? कंडीशनर। कौन सी होती है? कंडीशनर। आगे चलते हैं। कंडेंसेशन, फील्ड मेथड और कैप मेथड। वह कौन सी विद्युतीय चिकित्सा विधि है जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग मुलायम ऊतकों एवं हड्डियों की तीव्रता सूजन को कम करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? डायपल्स थेरेपी। पेराध्वनि तरंगों का प्रयोग किस चिकित्सा विधि में होता है? अल्ट्रासाउंड थेरेपी में। फिजियोथेरेपिस्ट के जन्मदाता कौन है? हिप्पोक्रेट्स है। शारीरिक उपचार को किससे संबंधित किया जाता है? फिजियोथेरेपिस्ट से। चोट लगने के पश्चात पुनः स्थापना में जो एक्सरसाइज कराई जाती है उसे कहते हैं एक्टिव एक्सरसाइज व पैसिव एक्सरसाइज। करेक्टिव एक्सरसाइज में किस प्रकार के व्यायाम आते हैं? सामान्य और विशिष्ट व्यायाम आते हैं। पुनः स्थापना में विशिष्ट व्यायाम के अंतर्गत किस प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं? आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोटोनिक व्यायाम कराए जाते हैं। आगे चलते। एक्सरसाइज थेरेपी के अंतर्गत जिन अभ्यासों में उपकरण किसी साथी की मदद से ली जाती है उन्हें क्या कहा जाते हैं? पैसिव एक्सरसाइज। राइस सिद्धांत में सी से
क्या तात्पर्य? दबाव। फिजियोथेरेपिस्ट को किस विधि में बायोन्सी लॉ का प्रयोग किया जाता है? वलरपुल बाथ। उपचार करने की उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें पानी का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोथेरेपी। उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें गर्म और ठंडा पानी दोनों का प्रयोग किया जाता है? कॉन्ट्रास्ट बाथ। उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें बर्फ ठंडे पानी का प्रयोग कर चोट लगे अंग का अभ्यास कराया जाता है? क्रायोकाइनेटिक्स। उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है? क्रायोथेरेपी। क्या कहते हैं? क्रायोथेरेपी। साइटोक्रोम क्रिस्टल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हाइड्रोकोलेट्रल पैक के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोकोलेट्रल पैक के द्वारा। चोट लगने के पश्चात जो कोल्ड स्प्रे का प्रयोग होता है उसमें कौन सी गैस होती है? इथाइल क्लोराइड में मीथेन का होता है। उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है? पैराफिन बाथ कहते हैं। पैराफिन बाथ के लिए कौन सी विधि को अपनाया जाता है? पैराफिन पेंटिंग तथा पैराफिन डिप का प्रयोग किया जाता है। वर्लपुल बाथ, कॉन्ट्रास्ट बाथ, इमर्सन बाथ आदि किसके अंतर्गत आते हैं? हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत है। कोल्ड पैक्स, क्रायोकाइनेटिक्स, आइस पैक, आइस मसाज और कोल्ड टावर आदि किसके अंतर्गत आते हैं? क्रायोथेरेपी के अंतर्गत आते हैं। बर्फ़ में जिसमें बर्फ़ का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? क्रायोकाइनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोकाइनेटिक कहते हैं। उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें ठंडे पानी तथा बर्फ़ का प्रयोग किया जाता है? कोल्ड थेरेपी तथा क्रायोथेरेपी। कॉन्ट्रास्ट बाथ में सबसे पहले किसका प्रयोग? ठंडे पानी का प्रयोग है। चोट लगने के पश्चात कितने समय के अंतर्गत बर्फ़ का प्रयोग होना चाहिए? 2 से 3 मिनट के अंतर होना चाहिए। पैराफिन बाथ में पैराफिन द्रव्य के साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? पेट्रोलियम जेली को। पैराफिन बाथ के अंतर्गत पैराफिन दवा को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? 40 से 48 डिग्री तापमान। हाइड्रोथेरेपी के अंत हाइड्रोकोल्ट्रल पैक को कितने तापमान गर्म किया जाता है? 65 डिग्री सेल्सियस तापमान। कॉन्ट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का ताप सबसे अच्छा किस स्तर का माना जाता है? 40 से 45 डिग्री का माना जाता है। खेल चिकित्सा शास्त्र में प्रकाशित किरणों से संबंधित किरणों कौन सी विधि अपनाई जाती है? इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रा वोलेट किरणें। ल्यूमिन्स तथा नॉन ल्यूमिन्स उपकरणों का प्रयोग किस थेरेपी विधि में किया जाता है? इंफ्रारेड किरण विधि। इंफ्रारेड किरणों के तरंगों की लंबाई 40,000 एम्पियर यूनिट होती है। डायाथर्मिक कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। आगे चलते हैं। डायाथर्मी के कौन सा प्रकार होते हैं? कौन कौन से? वेव डायाथर्मी, लॉन्ग वेव डायाथर्मी और माइक्रोवेव डायाथर्मी होती है। कैपेसिटियल फील्ड मेथड तथा केबल मेथड किसके प्रकार हैं? शॉर्ट वेव डायाथर्मी के प्रकार है। किस थेरेपी विधि में पैराधमनी तरंगों और विद्युतीय मांसपेशियों उत्तेजनों तरंगों का प्रयोग किया जाता है? विद्युत मांसपेशियों उत्तेजना का प्रयोग। एक विद्युतीय चिकित्सा विधि जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? डायपल्स थेरेपी का। उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें पैराधमनी तरंगों का प्रयोग होता है? अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रयोग किया जाता। प्राथमिक उपचार FIRST
फर्स्ट AID। प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले उपचार करना, जीवन बचाना, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना, हालात को गंभीर होने से बचाना। फर्स्ट एड शब्द को सबसे पहले इंग्लैंड में कब अपनाया गया? 1879 में अपनाया गया। प्राथमिक उपचार किस एसोसिएशन ने सर्वप्रथम अपनाया था? सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ने अपनाया था। प्राथमिक उपचार में कौन कौन से उपचार होते हैं? स्वयं सहायता और प्राथमिक सहायता। वह किस प्रकार की प्राथमिक उपचार हैं जिसमें घायल व्यक्ति द्वारा स्वयं की ही उपचार किया जाता है? स्वयं सहायता उपचार। उस प्राथमिक उपचार को क्या कहते हैं जिसमें घायल व्यक्ति को अन्य लोगों द्वारा सबसे पहले उपचार किया जाता है? प्राथमिक सहायता उपचार। प्राथमिक उपचार पेटियों में कौन सी सामग्री होनी जरूरी होती है? पट्टी, प्लास्टर, जीवाणुहीन गेज के टुकड़े, कैंची, सेफ्टी पिन, सुई, चिमटी, डिटोल, स्प्रिंट, दर्द निवारक दवाइयाँ और खप्च आदि होने चाहिए। प्राथमिक सहायता के लिए पूर्व अपेक्षित आवश्यक व्यक्तिगत गुण कौन कौन से होने चाहिए? शांत व अच्छा निर्णय लेने वाला हो, प्राथमिक सहायता की जानकारी रखने वाला हो तथा व्यवहार कुशल हो, दुर्घटना के कारण बनी परिस्थितियों की सतर्कता से समझने वाला हो। खेलों में चोट क्यों लगती है? खेलों के नियम का पालन न किया गया हो, मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान एवं गलत प्रशिक्षण हो, तकनीकी व उपकरणों का प्रयोग। हड्डी के टूटने व चटकने को क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहा जाता है। खेलों में चोट लगने पर प्राथमिक उपचार के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है? आराम देना, बर्फ लगाना, दबा देना, चोट लगे अंग को ऊपर उठाना। बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? क्रायोथेरेपी कहा जाता है। फ्लैट फुट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? पेडोग्राफ मीटर से लगाया जाता है। ऑपरेशन से पहले ज़्यादा रक्तस्राव न हो उसके लिए किस विटामिन का इंजेक्शन लगता है? विटामिन के का। एक खिलाड़ी द्वारा अपना अच्छा प्रदर्शन के लिए गलत तरीके से दवाई का सेवन करना क्या कहलाता है? डोपिंग। क्या कहलाता है? डोपिंग। घुटने में चोट विशेषकर किस खेल में ज़्यादा लगने की संभावना हो जाती है? फुटबॉल में। इससे फुटबॉल में चोट लगने की ज़्यादा समस्या हो जाती है। आगे देखते हैं। डोपिंग के अंतर्गत मानव शरीर के किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है? मूत्र का। बिजली के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी के नाम। पानी के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है? व्हर्लपूल बाथ के नाम से जाना जाता है। चोटग्रस्त भाग को ठंडे व गर्म पानी द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्ट बाथ कहते हैं। चोटग्रस्त अंग को ठंडे पानी में डुबोकर गति करवाने की विधि को क्या कहते हैं? क्रायोकाइनेटिक्स कहते हैं। किस उपचार में मोच का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वैक्स थेरेपी कहा जाता है। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत चोटों से बचने का सबसे पहला सिद्धांत वार्म अप आता है। क्या था? वार्म अप आता है। खेलों में चोटों को कौन से वर्ग में बांटा गया है? गंभीर चोट, ओवरयूज चोट, लिगामेंट का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है? स्प्रेन। पेशियों अथवा टेंडन का ट्विस्ट, खिंचाव या फटना क्या कहलाता है? स्ट्रेन। हड्डी का एक से ज़्यादा जगह टूटना क्या कहलाता है? मल्टीपल फ्रैक्चर। हड्डी व त्वचा दोनों का टूटना क्या कहलाता है? मिश्रित फ्रैक्चर।
चोटों के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ना क्या कहलाता है? कंट्यूशन। कंट्यूशन। अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को कौन सी ओवरयूज कंजरी हुई थी? टेनिस एल्बो हुई थी, टेनिस एल्बो। हड्डी टूटने के पश्चात शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को क्षति पहुंचाने से संभावित फ्रैक्चर क्या कहलाता है? जटिल अस्थिभ्रंश कहते हैं, जटिल अस्थिभ्रंश। हड्डी टूटने की पहचान के लक्षण कौन कौन से होते हैं? दर्द व सूजन, नीला पड़ जाना, रक्तस्राव तथा हड्डियों का आपस में रगड़ने की आवाज़ आना। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मुख्यतः कौन सा फ्रैक्चर होता है जिससे हड्डी मुड़ जाती है और टूटती नहीं है? ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर होता है। खेल में चोट लगने के बचाव के क्या क्या तरीका हैं? खिलाड़ी की फिटनेस तथा ठीक तरह से वार्म अप, खेल के पश्चात कूल डाउन, नियमों का पालन तथा सही तरीके से वेशभूषा का उपकरण का प्रयोग। फुटबॉल खेल में चोट से बचने के लिए कौन कौन से उपकरण का प्रयोग होता है? प्रशिक्षण की गलत विधि का प्रयोग किया जाता। हड्डियों के फ्रैक्चर कितने प्रकार में वर्गीकरण किए गए हैं? 4 प्रकार। हड्डियों के फ्रैक्चर कौन से 2 प्रकार के होते हैं? साधारण बंद फ्रैक्चर और संयुक्त फ्रैक्चर या खुला फ्रैक्चर होता है। चोट लगने के पश्चात हड्डी कई स्थानों से कुचल जाती है तो इसे क्या कहते हैं? कम्युनिटेड फ्रैक्चर। मांसपेशियों के तीक्ष्ण संकुचन के कारण होने वाली फ्रैक्चर क्या कहलाती है? एवोल्यूशन अस्थि फ्रैक्चर। खिलाड़ियों की चोट लगने के पश्चात अत्यधिक खून न बहे इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टॉर्निकेट का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। खेल के दौरान शरीर के अंग पर रगड़ खाने से चोट लगती है, उसे क्या कहते हैं? एब्रेशन कहते हैं, एब्रेशन। जल जाने पर सबसे पहले क्या उपचार किया जाता है? ठंडा पानी या बर्फ का। लिगामेंट में मुख्य रूप से किस प्रकार की चोट लगती है? स्प्रेन की। संधिबद्ध स्नायु। खेल चिकित्सा शास्त्र में RICE से क्या तात्पर्य? R का मीन्स रेस्ट, I का मीन्स आइस, OC में कॉम्प्रेशन, E का मीन्स एलिवेशन। भारत में खेल चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन सी राष्ट्रीय संस्थान है? IASM है। खेल के दौरान अचानक पेट के ऊपरी भाग में तीखे दर्द को क्या कहा जाता है? स्टिचेस कहा जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस नामक चोट शरीर के किस भाग में लगती है? वर्टिब्रा में। मेटाटार्सल हड्डी के स्प्रेन्स फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? मार्च फ्रैक्चर के। पानी बाधा दौड़ के खिलाड़ियों में मुख्य रूप से कौन सी चोट लगती है? बिस्ट हील फ्रैक्चर लगती है। एक फुटबॉल खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा चोट कहाँ लगती है? टखने में लगती है। प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं, नीड को कहते हैं। जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता किसकी प्राप्ति के लिए होती है? ऊर्जा के लिए। संक्रामक रोग मलेरिया में, संक्रामक रोग है मलेरिया। ठीक है। श्वसन में
अर्सेना परेशानी कहलाती है। डायसोफियास जिला स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण कौन करता है? जिला चिकित्सा अधिकारी। हृदय की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। शरीर की मांसपेशियाँ किसकी कमी से कमज़ोर होती है? पोटेशियम की कमी से। क्रोनिक इंजरी का उपचार किसके लिए किया जाता है? अल्ट्राथेरेपी के लिए होता है। सूजन को किसके द्वारा कम किया जाता है? कॉन्ट्रास्ट बाथ के। विकृतियों को दूर करने में अपनाई जाती है करेक्टिव एक्सरसाइज। फ्रैक्चर का अर्थ है हड्डी का टूटना। लंबरगोक से क्या तात्पर्य? कमर दर्द। कॉन्ट्रास्ट बाथ का प्रयोग किस उपचार में किया जाता है? सूजन कम करने में किया जाता है। अभ्यास के दौरान उल्टी की अनुभूति किसके कारण होती है? एड्रीनल ग्रंथि से। टेनिस एल्बो नामक चोट किस खेलों में होती है? टेनिस और बैडमिंटन में। एम्प्लूएज नामक शब्द किससे मिलते हैं? मालिश से। टेंडनाइटिस से क्या तात्पर्य है? टेंडन में जलन। थकावट का क्या कारण होता है? लैक्टिक एसिड का बनना। ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? हाथ में। कहाँ होती है? हाथ में होती है ह्यूमरस हड्डी। आगे देखते हैं। खिलाड़ियों के चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाया जाता है उसमें क्या पदार्थ होता है? इथाइल क्लोराइड होता है। इथाइल क्लोराइड। पुनर्वास के लिए करेक्टिव एक्सरसाइज के अंतर्गत किस प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज और भौतिकी प्रतिरोध सर्किट ट्रेनिंग किया जाता है। ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीजन की कमी तथा गुरुत्वाकर्षण बल का कम होना, हवा का प्रतिरोध कम होना, हवा की डेंसिटी कम होना। ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित होती है? एरोबिक क्षमता विकसित होती है। गर्म वातावरण में अभ्यास करने से खिलाड़ी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ऊष्मा थकान और ऊष्मा आघात का। ऊष्मा आघात के क्या लक्षण होते हैं? पूरे शरीर में गर्मी महसूस होना, मांसपेशियों में ऐंठन तथा सिर व वक्ष में दर्द। ठंडे वातावरण में अभ्यास करने पर शरीर पर क्या गलत प्रभाव पड़ता है? मांसपेशीय तनाव तथा संकुचन की गति धीमी होना, मांसपेशियों का सख्त होना, क्षतिपूर्ति में देरी तथा ग्लाइकोजन का संग्रह कम होना। एक खिलाड़ी द्वारा अपने खेल प्रदर्शन के सुधार के लिए गलत रास्ते या गलत तरीके द्वारा प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। क्या? डोपिंग। मालिश। वैज्ञानिक तरीके से मालिश को कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है? 4। कितने प्रकार में? 4 में। उस मालिश को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशियों को दबाकर हृदय की तरफ दबाव डाला जाता है? स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन। नीडिंग मसाज को कितने भागों में बांटा गया है? देख लो, 4 प्रकार बता गए। स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, शक्लर और आयरन, ये प्रकार बात है। ठीक है, आगे देते हैं। प्रेशर मैनिपुलेशन को कितने भागों में बांटा गया है?
रीडिंग और पर्सनालिटी फ्रैक्चर, ठीक है। पैट्री सांस मसाज को कितने भाग हैं? पिकिंग अप, वर्किंग अप और रोलिंग अप। फ्रिक्शन मसाज के कितने प्रकार होते हैं? ट्रांसवर्स और एक होता है सर्क्यूलर। पर्सनल मैन्युफैक्चर किस प्रकार का है? सर्कुलर। क्या सर्कुलर? पर्सनल मैन्युफैक्चर के अंदर कितने प्रकार आते हैं? हैंगिंग, कलेविजन, बेटिंग, पाउंडिंग। पर्सनल मैन्युफैक्चर को दूसरे किस नाम से? टूर्नामेंट के नाम से, टोपटमेंट के नाम से आता है। हाथ की हथेली को कप का आकार देकर मसाज करने के तरीकों को क्या कहते हैं? ग्यूपिंग कहते हैं, ग्यूपिंग। हैकिंग मसाज को कितने प्रकार से किया जाता है? डाइवर्स, कन्वर्जन और लॉगिंग। स्केगिंग मैन्युफैक्चर को कितने प्रकार में बांटा गया है? वाइब्रेशन एंड स्कैनिंग। मसाज को वैज्ञानिक तरीके से कितने प्रकार में बांटा गया है? स्ट्रोकिंग मैन्युफैक्चर, ऑपरेशन मैन्युफैक्चर बांटा गया है। ये पहली यूनिट बच्चों कंप्लीट हो गई है। टोटल पार्ट 4 बन चुके हैं इसके, ठीक है। पहली यूनिट यूथ पब्लिकेशन कंप्लीट हो गई है, दूसरी कंप्लीट हो गई है, तीसरी कंप्लीट हो गई है, छठी कंप्लीट हो गई है और सातवीं कंप्लीट, आठवीं कंप्लीट हो गई है। सातवीं नहीं हुई है, सातवीं और साइंस वाली एनाटॉमी वाली और करेंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।